आपके सवाल और मेरे जवाब के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में मैं जवाब देता हूं आपके सवालों के जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले कि हम आज का पहला सवाल लें, मैं एक ऐसा सवाल यहां पे उठाना चाहता हूं जो कि मुझसे सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं और वो है ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है अपने ऑटो फोकस सिस्टम को सेट करने में। कई बार उनको लगता है कि उनके कैमरे का ऑटो फोकसिंग सिस्टम स्लो है, कई बार उनको लगता है वो फोकसिंग सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो मैं यहां पर आज आपको सबसे पहले ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। सबसे आसान तरीका अपने कैमरा के ऑटो फोकस सिस्टम को समझने का यह है कि आप अपने कैमरा के अंदर जो भी फोकसिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको अच्छे से चेक करें। एक एक ऑप्शन को आपको ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन क्या करता है। पर यहां पे एक बेसिक चीज है, वो है AFC और AFS। इन दोनों को अगर आप समझ लेंगे तो आप सही तरीके से सही जगह पर इसको यूज कर पाएंगे। सो AFS जो ऑप्शन है वो आपको तब इस्तेमाल करना चाहिए जबकि आप कोई स्टिल सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं। आपकी मॉडल अगर खड़ी हुई है स्टूडियो में और वहां पर मूवमेंट ज्यादा नहीं है तो आप डेफिनेटली AFS के ऊपर जाएं। पर अगर आप कोई चीज ऐसी कैप्चर कर रहे हैं जिसके अंदर की मूवमेंट है तो वहां पर आपको AFC के ऊपर जाना चाहिए ताकि AFC के अंदर आपका कैमरा कॉन्टिन्यूअसली फोकस को ट्रैक करता रहे। एक और ऑप्शन यहां पर है वो ये कि आपके कैमरा के पीछे एक AF ऑन का स्विच होता है, उसको आपको हमेशा यूज करना चाहिए। हमारे को आज तक आदत ये रही है कि हम अपने शटर रिलीज बटन को फोकसिंग के लिए भी यूज करते हैं और साथ ही साथ इमेज को कैप्चर करने के लिए भी यूज करते हैं। पर अगर आप अपना AF ऑन बटन यूज करना शुरू करेंगे, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा उसकी आदत बनाने में, पर अगर आप उसको यूज करना शुरू करेंगे तो आपकी फोकसिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी और बहुत बेटर तरीके से आप फोकस कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो यह कि आप AFS और AFC के डिफरेंस को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आई फोकस है, सब्जेक्ट फोकस है। तो एक एक ऑप्शन को आपको ट्राई करना है। जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपका कैमरा का जो फोकसिंग सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव करता है और आपके लिए बेस्ट कौन सा है। और मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूं। अब लेते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल पूछा है हरदीप सिंह आहूजा ने। हरदीप सिंह कह रहे हैं, सो लवली इंफॉर्मेशन सर। हरदीप, थैंक यू। निकॉन 7200 2.8S लाइन लेंस का स्वीट स्पॉट क्या है सर, प्लीज रिप्लाई। स्वीट स्पॉट पर भी एक वीडियो बनाइए सर इफ पॉसिबल। हरदीप, स्वीट स्पॉट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि मैं यहां पर आपको साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, पर एक चीज मैं यहां पर आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में नोटिस की हैं। जब मैं स्टार्टिंग में कैनन का कैमरा यूज करता था तो वहां पे मेरे पास 7200 f4 लेंस था और मैं बहुत टाइम तक स्ट्रगल करता रहा कि कहां पर कौन सी जगह पर मैं शूट करूं ताकि मुझे शार्पेस्ट इमेज मिले। एंड आई फाउंड वन थिंग, f8 से f10 के बीच में जो इमेज क्वालिटी मुझे मिलती थी वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती थी, क्योंकि वहां पर वो सबसे ज्यादा शार्प परफॉर्म करता था। इसी तरीके से अब जब मैं निकॉन का 7200 f2.8 यूज करता हूं तो मुझे ये लगता है कि वो भी जो है f8 से f10 के बीच में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सो मेरा मानना यह है कि कोई भी लेंस जो कि 2.8 या f4 का है वो बेस्ट आपको मिलेगा f8 से f10 के बीच में। जब आप कोई भी लेंस यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा वीक होता है अपने वाइडेस्ट अपर्चर के ऊपर और अपने नैरोएस्ट अपर्चर के ऊपर। पर जैसे जैसे आप अपने वाइडेस्ट अपर्चर को नैरो करते चले जाते हैं तो 2 या 3 स्टॉप के बाद में वो बेस्ट परफॉर्म करना शुरू कर देता है। मतलब ये कि अगर आप 2.8 के लेंस को 2.8 के ऊपर यूज करते हैं तो वहां पर वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता है, लेकिन जैसे ही आप उसको f4 के ऊपर, 5.6 के ऊपर, f8 की तरफ लेकर के जाते हैं वहां पर वो आपको बेस्ट रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका लेंस है, चाहे वो f4 का हो, f1.8 हो, f2.8 हो, वो बेस्ट परफॉर्म करेगा अपने 3 से 4 स्टॉप ऊपर जाकर के। एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि जो सस्ते लेंसेज हैं वही सबसे ज्यादा वीक होते हैं अपने वाइडेस्ट अपर्चर पर, लेकिन जो एक्सपेंसिव लेंसेज हैं वो उतने वीक नहीं होते, यानी कि वहां पर आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट वो अपने वाइडेस्ट अपर्चर के ऊपर भी दे देते हैं। पर बेटर यह है कि अगर आप 2 या 3 स्टॉप ऊपर जाकर के शूट करेंगे तो वहां पर आपको आपके लेंस की शार्पेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी।
अगला सवाल पूछा है मुझसे रियाज प्रिंस ने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर। रियाज पूछ रहे हैं, सर डीएसएलआर कैमरा में जो सॉफ्टनेस आती है उस तरीके की सॉफ्टनेस मिररलेस कैमरा में नहीं आती है। मिररलेस कैमरा में ऐसा लगता है किसी ने हल्का सा पेंट फिल्टर यूज किया हो। मेरे पास निकॉन Z6 II है या उसकी कोई सेटिंग होगी तो बताओ सर। रियाज, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है कि जो डीएसएलआर की इमेजेस होती थी वो काफ़ी सॉफ्ट होती थी, यानी कि प्लीजिंग होती थी, उनके कलर में एक स्मूथनेस होती थी। वहीं जो मिररलेस की जो इमेजेस हैं उसके अंदर आपको थोड़े से आर्ट इफेक्ट दिखाई देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो इमेजेस शार्प होती हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप अपने मिररलेस को यूज़ करें उसके अंदर जो पिक्चर प्रोफाइल है वो जो बाय डिफॉल्ट है उनको आप यूज़ ना करें। यानी कि जो आपके पास में स्टैंडर्ड, न्यूट्रल या फ्लैट या आपके पास विविड के जो ऑप्शन है उस प्रोफाइल को आप बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। सिंपल तरीका यह है कि आप अपनी स्टैंडर्ड प्रोफाइल को थोड़ा सा ट्वीक कर लीजिए। उसमें जो क्लैरिटी बढ़ी हुई होती है उस क्लैरिटी को आप 0 पे ले आइए, और अगर जरूरत पड़े तो उससे भी नीचे ले जा सकते हैं तो उसको नीचे ले जाइए, और जो शार्पनेस है उस शार्पनेस को भी आप 0 पे कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आप कलर्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहां पर आप कलर्स को भी 0 पे लेकर के आ सकते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप क्लैरिटी को रिड्यूस करते हैं और थोड़ी सी शार्पनेस को आप रिड्यूस कर देते हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल वैसे ही स्मूथ कलर्स मिलते हैं, बिल्कुल स्मूथ पिक्चर मिलती है जैसे कि आपको डीएसएलआर में मिलती थी। मेरा अपना यह मानना है कि कैमरा में जो भी स्टैंडर्ड प्रोफाइल आपको मिली हुई है उसको यूज नहीं करना चाहिए, उसको आपको अपने तरीके से कस्टमाइज कर लेना चाहिए। सो एक बार आप ये करके देखिए और उसके बाद मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आपको इमेज क्वालिटी में कोई फर्क नजर आया। अगला सवाल पूछा है एसआर डाबी ने, सर मैं निकॉन Z6 II लेने वाला हूं, मुझे किट लेंस 2470 लेना चाहिए या 2875। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आप Z6 II लेने वाले हैं। अब आपका सवाल ये कि 2470 लेना चाहिए जो कि किट लेंस है, f4 लेंस है, या 2875 लेना चाहिए जो कि 2.8 लेंस है। तो मैं डेफिनेटली आपको ये बोलूंगा कि आपको 2875 लेंस लेना चाहिए। हालांकि 2470 f4 जो किट लेंस है वो बहुत अमेजिंग लेंस है, मेरे पास भी वो लेंस है, मैं उसको बहुत यूज करता हूं। लेकिन 2875 2.8 जो लेंस है उसकी जो फोकसिंग है वो काफी फास्ट है और बेटर है एज कंपेयर टू f4 किट लेंस के। लेकिन इमेज क्वालिटी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इमेज क्वालिटी दोनों के अंदर आपको इक्विवेलेंट मिलेगी। फर्क यहां पर सिर्फ अपर्चर का है कि f4 का अपर्चर और f2.8 का अपर्चर। सो अगर आपको 2.8 का अपर्चर चाहिए, आपको फास्ट फोकसिंग चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप सिंपल अपना कैमरा बॉडी खरीद लीजिए और साथ में 2875 2.8 लेंस को ले लीजिए। सो मेरे हिसाब से निकॉन Z6 II और उसके साथ में 2875 2.8 एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगला सवाल पूछा है अनिल ने। अनिल पूछ रहे हैं, सर कैमरा में एनलॉग क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। अनिल, लॉग प्रोफाइल होती है लॉगरिदमिक प्रोफाइल। अब मैं यहां पर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में जा सकता हूं, आपको एक एक डिटेल में लॉग प्रोफाइल को समझा सकता हूं, पर वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो मैं यहां पे कोशिश करता हूं आपको आसान भाषा में समझाने की। सो बेसिकली जितने भी कैमरा मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सभी एक लॉग प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे कि आपके पास में स्टैंडर्ड प्रोफाइल, फ्लैट प्रोफाइल या न्यूट्रल प्रोफाइल होती है, उसी तरीके से लॉग प्रोफाइल होती है। लेकिन लॉग प्रोफाइल का जो बिट रेट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है और लॉग प्रोफाइल की डायनामिक रेंज बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ उसकी जो टोनल रेंज होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप बाद में अपने वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हैं, उसकी शैडोज और हाईलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पर यहां पे प्रॉब्लम यह है कि निकॉन के कैमरास के अंदर आप एनालॉग प्रोफाइल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको एनालॉग प्रोफाइल को रिकॉर्ड करना है तो आपको एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर चाहिए होगा, चाहे वो फिर एटमॉस निंजा हो या फिर ब्लैक मैजिक का वीडियो असिस्ट। बिना एक्सटर्नल रिकॉर्डर के आप एनालॉग प्रोफाइल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको जरूरत है आपके वीडियोस को एनालॉग में रिकॉर्ड करने की। सो मेरे हिसाब से अगर आप बेसिक वीडियोस करते हैं, अगर आप बहुत सिंपल YouTube वीडियोस बना रहे हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस बना रहे हैं जहां पर कि आपको बहुत ज़्यादा डायनामिक रेंज की ज़रूरत नहीं है या आपको कलर ग्रेडिंग नहीं करनी है, तो आपको एनालॉग यूज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो बहुत सिनेमैटिक क्वालिटी में लगे और आप बाद में उसको कलर ग्रेड करें, उसकी डायनामिक रेंज को आप एनहेंस करें,
तो वहां पर डेफिनेटली आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर लेना चाहिए। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि निकॉन के अंदर क्योंकि इनबिल्ट रिकॉर्डिंग नहीं होती है एनालॉग की, तो इसलिए सोनी बेटर है या कैनन बेटर है। सो मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं कि 10 बिट इनबिल्ट रिकॉर्डिंग से बेटर है 12 बिट एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग। सो एनालॉग जो है वो बेसिकली 8 बिट के अंदर, 10 बिट में और 12 बिट के अंदर रिकॉर्ड होता है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं टेक्निकल हो रहा हूं, सो आप इसको ये समझ लीजिए कि 12 बिट की अगर आप एनालॉग रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल सिनेमैटिक आएगी, बहुत ही हाई क्वालिटी का वीडियो आपको मिलेगा। पर अगर आपको जरूरत नहीं है 12 बिट की, तो इट्स बेटर कि आप जो आपके कैमरा में इनबिल्ट प्रोफाइल है, फ्लैट प्रोफाइल, उसके ऊपर आप शूट कर लें और थोड़ी बहुत वहां पर कलर एनहेंसमेंट कर लें और थोड़ा बहुत वहां पर आप डायनामिक रेंज को भी इंप्रूव कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, फ्लैट प्रोफाइल हो या लॉग प्रोफाइल हो, अगर वो 12 बिट नहीं है, उसके अंदर आप शैडोज को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ग्रेन्स आएंगे, वहां पर नॉइस आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरीके से मुझसे सवाल पूछते रहिए और मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल।